फॉर्म 15G, 15H, 13, 12BB, 4 फॉर्म के बारे में बताया था, जिसमें 15G 15H ऑलरेडी क्लियर कर दिया। 15G था एक आम इंसान का जिसकी एज आपकी बिलो 60 से होता है, उसके लिए। इसके बाद 15H देख रहे होंगे, ये आफ्टर जो 60 की बात करेंगे, 60 या 60 से ऊपर की बात करेंगे यहाँ पर। और दोनों से आपको सेक्शन 192A, 194A और 194D सेक्शन में टीडीएस कट रहा है अगर आपका, तो वहां पर बच सकते हैं। यानी कि टीडीएस कटने से पहले ही आप, यानी आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग में ही आप दे दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। या जब पहली इनकम आने वाली है उसी वक्त आप दे दीजिए, उसे क्या है टीडीएस आपका नहीं कटेगा। यहाँ तक तो क्लियर था, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको भेज दिया है, उसमें भर करके आप दे देना। आपने को मानना है अपना पर्सनल, और एफडी वगैरह मान लेना, 60-70 हज़ार का इंटरेस्ट मान लेना, बस उसके साथ बना। आज हम बात करते हैं फॉर्म 13 के बारे में। सुनिए, अब हुआ क्या है कि ठीक है, 3 सेक्शन तो समझ में आ गया कि 192A में बच जाएंगे, चलो ये भी ठीक है। फिर 194A में बच जाएंगे, ये भी ठीक है। फिर 194D में बच जाएंगे, ये भी ठीक है। बट आगे सेक्शन का क्या है? 194C के लिए तो सोचा नहीं आपने, 194J के लिए सोचा नहीं आपने। जैसे मान लीजिए मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, छोटा मोटा प्लम्बर का काम करता हूँ, और मुझे एक कंपनी के साथ टाइप हुआ और 1.5 लाख रुपए का हमें काम मिला। अब 1.5 लाख काम मिला तो 1 साल का 1.5 लाख में पता है कि वो टीडीएस काट के देगा हम। 1.5 लाख का 1% टीडीएस काट करके हमें पे करेगा, यानी 1500 रुपये काटेगा। वही मजबूरी क्या करे, मिलना हमें 1.5 लाख माइनस 1500 रुपये। मैंने बोला यार ये तो इनकम के दायरे में नहीं हूं मैं, 1.5 लाख रुपए का। तब भाई रूल तो रूल होता है, हम तो काटना पड़ेगा। बोला आप काम करना, रिटर्न फाइलिंग करना, ले लेना। अब रिटर्न फाइलिंग 1500 रुपये के लिए मुझे करना पड़ेगा। जिसके पास जा रहा हूँ कहता 1000 रुपये लेंगे, 1000 रुपये लेंगे, उसकी गारंटी नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो तो रिटर्न फाइलिंग कर रहा है। तो ऐसे में तो मैं फंस जाऊंगा ना। तो सरकार ने बोला कि ऐसे छोटे छोटे लोगों के लिए जो चाहते नहीं है कि टीडीएस कटे और इनका इनकम के दायरे में नहीं आ रहा है, टैक्स के दायरे में नहीं आ रहा है, उनका जो अदर सेक्शन में, इन 3 सेक्शन के अलावा अगर कहीं फंस रहे, 194C, J कहीं फंस रहे, H कहीं फंस रहे, तो वहां पर आप कह रहा है कि फॉर्म नंबर 13 भर दो आप। लेकिन 13 भरो जरूर, लेकिन 13 इतना आसान नहीं। कह रहा 13 भरने के बाद इस फॉर्म 13 को ले जाइए अपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। यानी आपको पता करना पड़ेगा कि आपके असेसिंग ऑफिसर कहाँ पर है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है कहाँ पर। ये पता हो जाता है आराम से। आप अपना पैन कार्ड डाल करके ईओ डिपार्टमेंट पता कर सकते हैं, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ जाना है। अगर नहीं मालूम है आपको कि भैया इतना तो बड़ा दिल्ली एनसीआर है, क्या पता कहाँ आपका हो रखा हुआ, तो इनकम टैक्स के साइट पे जाना पड़ता है। और जाने के बाद आपको यहाँ पर नो योर एओ आता है, असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको। और यहाँ आपको पता चल जाएगा कि किस इनकम टैक्स के किस ऑफिस में जाना है, क्योंकि आपकी इनकम टैक्स ऑफिस अलग जगहों बिखरा हुआ है। आईटीओ भी है आपका, उधर भी है, मंटू रोड पता है उधर है, फिर आपका गाजियाबाद तरफ पड़ता है। यहाँ जाना, आपको पैन कार्ड मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी आएगा, डाल दीजिएगा, पता हो जाएगा कि आपका असेसिंग ऑफिसर है। वैसे किसी को पता नहीं चलता है, लिंक डालेंगे तो पता हो जाएगा। बस जो आ रहा है उसको वहां से ले जाइए, काम खत्म। ठीक है, तो करके दिखाऊं या कर लोगे? ठीक है, तो यहाँ जा करके और आपको क्या करना है, फॉर्म नंबर 13 जो फिल किया आपने उसको लेके जाना होगा। लेके जाना होगा, वो संतुष्ट होंगे कि हाँ जी बाकी आपकी इनकम जो भी है, कागजाती मांगे या जो भी पूछताछ करें, उनके हिसाब से वो कहेंगे ठीक है डन, तुम्हारा नहीं कटना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो सर्टिफिकेट बना के देंगे। डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट बना के देंगे। वो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट ला के देना पड़ेगा उस कंपनी वाले को जहाँ से टीडीएस काटना है था, तब जाके वो नहीं काटेगा।
आप सोच, पर्टिकुलर सर इस पेमेंट के लिए कि हर पेमेंट? नहीं, ये उस कंपनी के लिए हो गया वैलिड। हाँ, दूसरे कंपनी के लिए वैलिड नहीं हुआ, सिर्फ इस कंपनी के लिए हो गया कि आपको लास्ट एंड तक नहीं कटेगा इस अमाउंट के ऊपर, लेकिन दूसरे कंपनी के साथ जाएंगे फिर कहानी वही। अब चलिए एक ही कंपनी से ही कितना पापड़ बेलवा दिया। एक तो मैं छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर, मुझे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं मैं, मुझे पता भी नहीं ये फॉर्म तेरा भरते कैसे, उसको भरने के लिए किसी को पटाना पड़ेगा, फिर भर भी लिया तो डिपार्टमेंट जाना कहाँ है, कितना टाइम खोटी करके जाओ, चला भी गया तो कहाँ मिलेगा, पता चला बड़ा हो नहीं है जी, कल आओ, परसों आओ, तरसों आओ। मिल भी गया एक दिन तो कहा जी अरे आज तो नहीं आ रही, तो ये लाओ वो लाओ। तो उतना से बढ़िया है कि 1500 रुपये का रिफंड, नहीं लेना है तो पानी में जाए कोई बात नहीं, लेना है तो 1000 रुपये किसी को दे देंगे, काम खत्म। वो ज्यादा आसान है मेरे लिए। इसीलिए क्या यहाँ पर क्या होता है कि जनरली लोग ये फॉर्म 13 को अप्लाई जनरली नहीं करते। हाँ, कोई बड़ा घाघ बैठा है तो अलग बात है, 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ का काम चल रहा है और उनका टीडीएस नहीं कटवाना है और दायरे में नहीं आते हैं, तो ठीक है। जैसे 1 करोड़ के ऊपर 6% का इनकम माना जाता है, सेक्शन 44 AD में, जानते होंगे अब इनकम टैक्स पढ़ा हुआ तो। अब सोचिए 1 करोड़ का बिजनेस में मेरा कट भी जाएगा 1% से, तो सोचिए 1 लाख रुपए कट जाएगा। और कोई एग्जाम्पल सर, मेरा कमीशन आ रहा है 1 करोड़, कमीशन तो पर तो खैर 2% का चक्कर लग जाएगा, मतलब हाँ 2% का चक्कर। हाँ मैं वो नहीं, उसी में हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं एक, एग्जाम्पल ले रही, हाँ मेरा कमीशन आ रहा है हाँ 1 करोड़, हम्म कट के आ रहा है, टीडीएस वगैरह सब कट के आ रहा है, हम्म। तो वो सर 1 करोड़ मेरा लेकिन क्या? प्रॉब्लम है ना कि प्रॉब्लम है कि कमीशन का 6% इनकम नहीं माना जाता है, दिक्कत वहां पर है। कमीशन का कम से कम दायरा भागेगा तो इनकम टैक्सेबल में आ जाएगा आपका। मैं एग्जांपल यहाँ मान लेते हैं जो छोटा समझ में आएगा। 194C मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में 1 करोड़, 1 करोड़ की सेल, 1 करोड़ की सेल का 6% इनकम, तो 6% होता है कितना, 6 लाख रुपए। आज की तारीख में 6 लाख रुपए टैक्स फ्री है, ठीक है। लेकिन 1 करोड़ का 1% ही सही, 1 लाख तो कट जाएगा, कटेगा ना 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए अमाउंट बड़ा है, या तो रिफंड लेने के लिए हम चौड़ा हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों रिफंड ले, हम यहाँ पर टैक्स ही मतलब ना डिडक्ट करवाए। तो इस चक्कर में फॉर्म 13 हम भरने के लिए किसी को दे सकते हैं 2000 4000 जो भी है, समझ। हालांकि 2 4 हजार वहां से भी काम चल जाएगा मेरा, रिटर्न फाइलिंग दूंगा करने के लिए तो भी 2000 1000 लेगा, काम हो जाएगा अपना। बट अगर शुरू से बचना चाहते हैं तो शायद यहाँ पर उनके दाल गल जाए और वो हिम्मत भी करेगा। लेकिन एक 1.5 लाख 2 लाख वाला बंदा क्यों इतना परेशान हो फालतू का, मेनली सर लोग जाते भी नहीं इनकम टैक्स ऑफिस, जाते भी नहीं है, उनको लगता है पता यार कि चले नहीं। इवन की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग तो आदमी तो करना ही है, बिजनेस है भाई, टर्नओवर भी कैसे काउंट करवाओगे बताओ ना, पैसे अकाउंट में आएगा वो जाली मानी जाएगी। उससे बेटर है कि रिटर्न भरिए। अब रिटर्न भरेंगे ही तो रिफंड आने में टेंशन क्यों ले रहे हो, वो तो आएगा ही आएगा, सिंपल से बात है नियम के हिसाब से। इसलिए फॉर्म 13 सिर्फ दिखावटी हो गई, हाथी के दांत। सर फॉर एग्जाम्पल मेरे केस, हम्म मैंने फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का ही कमीशन आया मेरे को, हम्म हम्म। और इससे भी LIC से ना छोड़ के कि हमारे रियल एस्टेट हाँ के हाँ से, हाँ तो इस केस में सर मेरा क्या क्या हाँ। माना जाए वो जैसे 50? देखिए आपकी 50 लाख रुपए अगर आया है ना, तो इसमें ना माना जाता है कमीशन वाला 194H माना जाता है कि आधा इनकम और आधा खर्चा, आमतौर पे 194J की तरह ट्रीट करते हैं वो डिपार्टमेंट। फंसता यहाँ पर 25 लाख रुपए इनकम होगी, अब 25 लाख इनकम तो टैक्सेबल में आ रहे हैं, तो बचेंगे कहाँ, फॉर्म 13 तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। दिक्कत यहाँ आती है। 194C एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो आता है 44 AD में, तो इसलिए कहता है ठीक है यार तुम्हारा बना देता मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 12-13 लाख रुपए 14 लाख रुपए आ रहे हैं है। कमीशन, आप उसमें ले लो। तो हम ये इसको 44 बिल में भर सकते हैं? नहीं, 44 AD में ऐसा नहीं, 44 AD में तो है ही नहीं, उसके अंदर जगह ही नहीं है। वो जो था ना बिजनेस कोड, है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो आपको आईटीआर 3 भरना पड़ेगा,
प्रॉपर पीएल बैलेंस बना करके। हाँ जी। और उसमें इनकम दिखाने पड़ेंगे, जो भी इनकम आपको लगता है 10%, 20% को दिखा दीजिए। क्योंकि फुट जैसे अभी 50% दिखाना पड़ेगा इनकम। देखिए, वो एक्चुअली क्या है ना, फॉर्म 13 भरने जाएंगे, वहां जाएंगे तो जाकर के 50% मान लेगा वो, कि 50-50 कमीशन में। देखो होता है क्या है, मैं एक कमीशन के लिए काम कर रहा हूँ एग्जाम्पल, तो मैं एक ब्रोकर हूँ, है ना। तो मेरे को खर्चा क्या लग रहा है बताओ पहले? कुछ नहीं लग रहा है भाई। ठीक है, मैं बाइक उठाया, गाड़ी उठाया, गया, इतना ही हुआ ना। ज्यादा ज्यादा एक ऑफिस कहीं रखा होगा थोड़ा बहुत। तो 1 करोड़ का कमीशन खाएंगे, तो क्या 50 लाख रुपए खर्च में चला जाएगा? पॉसिबल ही नहीं। नहीं ना। तो वो भी जानती है कि मतलब 50%। क्या बोलते हैं, आप जैसे होते हैं ना टीम लीडर हो, उसके बाद हम्म नीचे ये लोग हम 5 बनते हैं। हम्म। मेन अमाउंट आप पे आ रहा है, ठीक है। और आप फिर हमको ट्रांसफर कर। तो वो तो हो गया ना, कि जैसे मेरे पास आया तो मेरा भी चला गया। तो इस प्रकार का सब कमीशन आ गया, तो ये खर्चा बढ़ता रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो वो भी मान लिया जाए एग्जाम्पल तौर पे, तो ये 50% काफी होगी। मतलब एक सिस्टम बना दिया कि इंडिविजुअली कोई अगर कमीशन खाता है तो उस हिसाब से कितना भी, जब सब कमीशन टाइप का, तो बिजनेस टाइप का ले लीजिए इस तरह का। तो फिर इसलिए कहता है कि आई-टी 3 भर दो अपना, इसलिए तो कहती है सरकार कि आई-टी 3 भरो खुद से, तो हम समझ जाएंगे कि 10 डालो, 15 डालो, 8 डालो, चलेगा। बट तुम हमारे हमेशा इंडिविजुअली पहुंच जाओगे मेरे पास फॉर्म तेरह लेकर के, तुम यही समझेंगे कि भैया 50% में तुम्हारी कमाई ऐसी से दिख रही है मेरे को, तो तुम बस कहाँ रहे ये सब अब आइडिया 3 हम भर रहे हैं, हो? और उसमें हम दिखा सकते हैं उसमें दिखा लेते हैं, कि क्योंकि उसमें उसमें फेस टू फेस नहीं है ना कोई। उसमें फेस टू फेस तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो उस केसेस में क्या होता है कि दाल गल जाती है, समझ रहे हो? लेकिन ऐसे जाइएगा फॉर्म 13 लेकर के, तो 50 क्वेश्चन दागेंगे। पता चले बैंक स्टेटमेंट चेक किए और तो थोड़े निकल। यही दिक्कत है ना, इसलिए फॉर्म 13 एक धांधे के दांत है, कोई लेकर नहीं जाता। और वैसे भी सोचो कि जिनका बिजनेस है वो आई-टी फाइल आज नहीं तो कल करना ही करना, उनको करना भी चाहिए। तो रिफंड आएगा, दिक्कत क्या है? वैसे ही जो 15 की फॉर्म था, हाँ हाँ। इसको मैं जैसे हम कर रहे थे, हम इसे ओनली भर के हमें दे देना होता है बस ना, या 2 कॉपी, बैंक, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, 2 कॉपी भर के साइन करके दे दीजिए बस। या तो बैंक को, या फिर जहाँ भी, मतलब जो मतलब 3 सेक्शन में जहाँ कट रहा है सेक्शन में डिटेल। जहाँ भी देना है। ठीक है ना। तो फॉर्म 13 में यही कहानी मैंने समझाया है कि फॉर्म 13 जो भरेंगे वो अदर देन 3 सेक्शन से भरेंगे, और इसके लिए डिपार्टमेंट लेके जाएंगे। डिपार्टमेंट आपको एक सर्टिफिकेट बना के देगा, वो सर्टिफिकेट ला के देना है आपको कंपनी वालों को, फिर टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये लंबा रास्ता है, चैनल है, इस वजह से यूज नहीं होते हैं, बट थोड़ा सा लिखते हैं अच्छा रहेगा। लेकिन फॉर्म 13 लिखिए, फिल बाय इंडिविजुअल, फिल बाय इंडिविजुअल एंड सबमिट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सबमिट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड डिपार्टमेंट इशू अ सर्टिफिकेट, एंड डिपार्टमेंट इशू अ सर्टिफिकेट। And from such certificate, and from such certificate, deductor cannot deduct TDS. Deductor cannot deduct TDS.
मैं सिर्फ बोल यहाँ पर हमारे ऑफिस में कोई लेके आता है, हम्म इसको ये सर्टिफिकेट ही लेके आता है, हम्म भाई मेरा इनकम टैक्सेबल है, फिर मैं उसका क्या करूँगा? सर्टिफिकेट लेके क्या मतलब लेकर आ जाएगा ना, तो लेकर आ जाएगा तो आप टीडीएस आप नहीं काटेंगे। टीडीएस नहीं काटेंगे? हाँ जी। बट अगर दिखाता है कि भाई टीडीएस आपने वो नहीं काटे इस कंपनी का, हम्म। तो सर्टिफिकेट दिखा दूंगा, वही सर्टिफिकेट दिया, हाँ तो जी हाँ जी। आगे में अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, फिर क्या होता है, हमें टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करते हैं ना, हाँ। तो उसमें हमें सेक्शन 197 के अंतर्गत आता है, तो उसमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि इसका हमने टीडीएस नहीं काटा है। मतलब इंफॉर्मेशन तो डाल देंगे, तो इन्फॉर्मेशन डाल देंगे TDS ताकि इस समझ में आ जाएगा। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो उसमें दे देंगे, क्योंकि फिजिकल कहीं अटैचमेंट तो कहीं आजकल तारीख में हो ही नहीं रहा है। बट मांगते हैं तो बाद में उसको सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो प्रूफ होने चाहिए। और अगर फिर 15G और 15H उसका आता भी है, रिपोर्टिंग करना पड़ता है। इसका रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग उसी में टीडीएस रिटर्न में। तो टीडीएस रिटर्न में क्या है, टीडीएस तो नहीं कटेगा, जमा भी नहीं होगा, लेकिन अमाउंट की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए देखा होगा मैंने, शायद आपको दिखा 26 में कुछ के दिखाया होगा, तो उसके अंदर 15G में भी कुछ फिगर आते हैं किसी किसी के। 15G भी फिगर आ जाते हैं किसी किसी का, कि 15G में अमाउंट तो आ रहा है, टीडीएस नहीं आ रहा है। तो भैया अमाउंट कैसे उड़ के आ गए? क्योंकि डिडक्टर ने रिपोर्टिंग करी है रिटर्न फाइलिंग के थ्रू 15G के अगेंस्ट में, इसीलिए वो वहां पर शो करता है। ये सिस्टम बनाएगी। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? चलेंगे। ठीक, अब एक अगला फॉर्म जो रहेगा अपना 12BB, लिखिएगा फॉर्म 12BB। आइए, फॉर्म 12BB में आपको दिखाता हूँ। ये वैसे देखिए, फॉर्म 12BB PDF डाउनलोड कर रहा हूँ वैसे यहाँ से। यहाँ देखिए, ये क्या है ना कि ये एक फॉर्म है जस्ट। इस फॉर्म पे नाम पता सब आपको लिखना पड़ता है। कौन लिखेगा? एम्प्लाई लिखता है। जो नौकरी पे है ना, सिर्फ वो लिखते हैं घर कर। और वो कहते हैं कि जी मैं यहाँ खर्चा किया, HRA हाउस रेंट इतना पे किया, लिव टेबल में इतना खर्चा किया, यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ खर्चा किया। इसको देख करके हम लोग ओल्ड रिजाइम में टीडीएस काटने के लिए उस खर्चों को माइनस कर देते हैं कि हाँ यहाँ यहाँ खर्चा किया, यानी ओल्ड रिजाइम में किसी का टीडीएस कट रहा है। तो इसलिए हम एम्प्लाई से मांगते हैं कि 12BB फॉर्म भर दो। जो आप लिखोगे हम उसी को मान लेंगे, डिक्लेरेशन मान लेंगे कि आपने ऐसे एक्सपेंसेस किए हैं, और उसी के आधार पर हम टीडीएस नहीं काटेंगे या कम काटेंगे। ठीक है, तो ये समझिए एक्सपेंस की डिक्लेरेशन है बाय द एम्प्लाई फॉर द ओल्ड रिजाइम में टीडीएस काटने के लिए। बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर होगा। बिल्कुल शुरू में देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम तो हर महीने काट रहे हैं, तो हम तो कैलकुलेशन कर देंगे ना 1 महीने के बाद, इसीलिए स्टार्टिंग में देना पड़ता है। ठीक है ना? लिखिए जरा, फिल बाई एम्प्लाई, फिल बाई एम्प्लाई फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंसेस, फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है ना? यानी एक्सपेंसेस के डिक्लेरेशन के लिए ये यहाँ पर होता है। इन ओल्ड रिजाइम, इन ओल्ड टैक्स रिजाइम, यानी ओल्ड रिजाइम में टीडीएस ना कटे, इसके लिए होता। ठीक है ना? तो ये थी आपकी 4 फॉर्म के बारे में बताया।
हालांकि आज तो सर इसके अंदर जैसे डेटा आ रहा है, रेंट वगैरह आ रही है, सारी चीजें, इसमें भी लिमिट देखेंगे ना कि कितनी लिमिट है। नहीं नहीं, ओल्ड जैसे आप इनकम टैक्स पढ़ा होगा तो उसमें इनकम और सैलरी के अंदर है ना डिडक्शन घटाने के लिए HRA की लिमिट होती है ना। तो वो आपको लिमिट को तो अकाउंटेंट है तो अपना टेस्ट कर लेगा। आज की तारीख में अगर हमने आपको यही बताया होगा कि ओल्ड और न्यू रिटायर में जो बेनिफिट आ रहा है वो न्यू में आ रहा है। जब न्यू में आ रहे हैं तो 12 भी आपके लिए है ही नहीं फिर। अप्लीकेबल, बट इनकेस अगर कोई दे रहा है, दे रहा है और कह रहा है कि ओल्ड में ही काटो, हम्म, तो ओल्ड में निकाल देंगे कैलकुलेशन, उसमें क्या दिक्कत है। हमारा हमारा क्या जा रहा है, ज्यादा कट जाएगा TDS। अगर मैं एडवाइस कर पाऊँ और मांग रहा है एडवाइस तो दे देंगे, भैया मत दे 12 भी, क्योंकि न्यू रिजा में जाओगे ज्यादा बेहतर बेनिफिट है। उसको लगता है कि मैं ये सब ताम झाम दे करके टैक्स बचा लेंगे, बट बचेगा ही नहीं यहाँ पर। तो जानकारी रखने वाले ठीक है, नहीं नहीं देते हैं, देने वाला दे देते हैं। और अगर दे दिया और बाद में कोई कहा कि यार तुमने नहीं क्यों दिया, तुम्हारा तो टैक्स ज्यादा कट गया, तुम्हें न्यू रिजर्व आना चाहिए था, तो रिटर्न फाइलिंग करते हैं, इसमें हम चेंज कर लेंगे। उस टाइम में दोनों हमारे पास ऑप्शन होता है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास। तो सर ये हो, बट जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने दिया है और एज अकाउंटेंट हमें ये भी चेक करना पड़ेगा ना सर कि इसकी लिमिट कितनी है, उन्होंने लिखा कितना है। हाँ तो वो हुआ ना, जैसे एग्जांपल तो आप लेते हैं कि हाउस रेंट अलाउंस है, रेंट पेड किया, मकान का नाम दिया, तो रेंट पेड किया ठीक है। अब इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, HRA अमाउंट टू शिफ्ट, रेंट पेड माइनस सैलरी का 10%, किस जगह रेंट दिया, मतलब एड्रेस कहाँ का है। तो वो अकाउंटेंट का काम होगा, इसका काम थोड़ी ना है। ये तो जस्ट खर्चा खर्चा दे दिया कि हाँ यहाँ खर्च किया मैंने। जैसे जैसे उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल अब हमारे यही हिसाब देखो, अभी देखो ये यहाँ पर दे दिया कि मकान का हमने एक इंटरेस्ट पे किया, अब यहाँ दे दिया 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, तो लिमिट कितना है, 2 लाख की। तो हमें देखना है ना कि भाई 2 ही लाख घटाएं। तुमने लिखने को तो लिख दिया 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बंगला खरीद दिया, तो हम तो घटाएंगे 2 ही लाख में। तो ये अकाउंटेंट का जिम्मेवारी है, इसकी जिम्मेवारी, ये तो बेचारा अंधा है, ठीक है। ये तो अपना सारा डिटेल जैसे एज पर जो खर्चा कर रहे हो वो दे दिया हाँ, बट हमें देखना है कि कि कौन सा अलाव है, कौन सा कौन सा डिसअलाव है, और अलाव है तो लिमिट कितनी। लिमिट कितनी है, हाँ और उसके बाद बस। बताना है कि इतने इतने आप कर दे पाएंगे। अब वो बताना क्या, मैं तो उसी हिसाब से माइनस कर दूंगा और TDS काट लूंगा। और आपको ज्यादा TDS लग रहा है तो ये ठीक है, नेक्स्ट में आप तो मतलब आप रिफंड लेना, या उस टाइम पे क्या करना है चेंज कर लेना। आपने जो लिख के दिया उसमें करेंगे, ठीक है। तो आज की तारीख में सब अलर्ट हो चुके हैं, ऐसा नहीं है, किसी कंसल्टेंट से बात भी कर लेते हैं कि भाई हमारा न्यू पुराना में क्या आता है। वैसे बहुत सारा ऐप है, गूगल है, तो कर ही लेते हैं वो कहीं ना कहीं। उतना चाहिए पर रहेंगे सर थोड़ा सा हम्म। ठीक। तो ये थी 4 फॉर्म जो मैंने आपको बताया, ठीक है। जो इसमें काम लायक बात करें आज की तारीख में जो फ्रूटफुल है, वो है 15G फॉर्म। बाकी चीजें खास यूज नहीं है। 15H तो ठीक है, बुजुर्गों के लिए है। 13 इस्तेमाल जानना होते नहीं है। 12BB फॉर्म आज की तारीख में न्यू रिजाइम के आने के बाद इतना भारी भारी टैक्स फ्री कर दिया है, 12-12 लाख रुपए, तो इसका भी खास रोल नहीं रहा आज की तारीख में, ठीक है। इसके बाद हम फॉर्म 26 है, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं यहाँ पर। अब हम न्यू थ्योरी लेके चलते हैं, TCS का नाम, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। एक हेडिंग बना लीजिएगा, TCS। ठीक है, समझते हैं यहाँ की बात को, TCS की, यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा, TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अभी हम पढ़ रहे हैं TCS, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स।
दोनों में क्या अंतर है? टीडीएस में टैक्स डिडक्शन होता है, टैक्स काटा जाता है। टीसीएस में टैक्स कलेक्शन होता है, टैक्स कलेक्ट की जाती है। मुझे बताइए, मैं सेलर हूं, मैंने बिल के ऊपर जीएसटी लगाया है, चार्ज किया है, तो ये टीडीएस या टीसीएस है? मतलब टैक्स कलेक्शन या टैक्स डिडक्शन है? कलेक्शन है, मतलब टैक्स कलेक्शन है। मतलब कि मैंने क्या किया, टैक्स लगाकर आपको दिया और आपसे ले लिया, यही हुआ ना? टैक्स कलेक्शन है, हमने कलेक्ट किया और सरकार को देंगे, यही हुआ ना? तो यहाँ वही पढ़ने वाले हैं कि इनकम टैक्स का भी दो पार्ट है। एक है टैक्स काटा जाता है, यानी टैक्स काट करके और पेमेंट कर दिया और उस टैक्स को सरकार को दे दिया, ठीक है? तो टैक्स काटने का काम किसने किया? बायर ने, क्योंकि पेमेंट कौन करता है? बायर करता है। तो बायर ने टीडीएस काट लिया, टैक्स काट लिया, सरकार को दे दिया और बाकी बैलेंस आपको दे दिया, यही हुआ था ना? यहाँ पर उल्टा गेम चल रहा है। यहाँ पर सेलर जब माल बेचेगा या सर्विस देगा तो वहां पर एक इनकम टैक्स लगाएगा, मतलब जैसे टीडीएस रेट लगाता था ना वहां 10%, 5%, 2%, वैसे यहाँ टीसीएस का रेट लगाएगा, 1%, 2%, 2.5% ऐसे लगाएगा और वो जोड़ के देगा आपको बिल के ऊपर। और फिर आपको देने पड़ेंगे सारे पैसे। जीएसटी तो देंगे देंगे अलग से, वो तो जीएसटी अलग देंगे, ऊपर से इनकम टैक्स भी आपको देना पड़ेगा सेलर को। और फिर सेलर के पास दो पैसे आ गए, एक आ गया आपका जीएसटी, वो अलग आ गया, और ऊपर से टीसीएस आ गया। और वो टीसीएस और जीएसटी जो आया है, ये दोनों सरकार के पास जाएगी। जीएसटी जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट के पास, और टीसीएस जो आएगा वो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। तो यहाँ हम पार्ट पढ़ रहे हैं टीसीएस वाला, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स वाला। अब बोलेंगे कि टीसीएस लगता कहाँ, हमने तो देखा ही नहीं है। तो बताते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कार, आज के तारीख में कार खरीदते हैं अगर आप मार्केट से, तो कार के बारे में कहा गया है कि 10 लाख से ऊपर की कार की वैल्यू है, 10 लाख से ऊपर की कार की वैल्यू है, तो आपको 1% जीएसटी के अलावा टीसीएस भी देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आज हमने 15 लाख रुपए की कार ली, 1, 2, 3 मतलब उसकी वैल्यू है, इसके ऊपर जीएसटी अलग होगा। तो आज के तारीख में इसके ऊपर जीएसटी अगर थोड़ा हैवी कार देखा जाए तो हो गया 40%। और नॉर्मल जैसे कि कम सीसी की कार है तो आज की तारीख में ये 18% में रखा गया, थोड़ा फायदा के लिए बता रहे हैं। तो चलिए मैं छोटी कार लेके चलते हैं, ये 18% की कार यहाँ पर हम लगा रहे हैं जीएसटी। तो हमें देना पड़ा टोटल मिलाकर के ये बिल बना विद जीएसटी। लेकिन सरकार ने बोला कि ये जो जीएसटी लगा करके वैल्यू आ रही है 17,70,000 रुपया, 10 लाख से ऊपर हो जा रहा है। इसलिए इस वैल्यू के ऊपर टीसीएस, इस वैल्यू के ऊपर जीएसटी के साथ के वैल्यू के ऊपर 1% एक्स्ट्रा कलेक्शन करेगा दुकानदार। और आपको पे करना है 17,70,000 प्लस 17,070, यानी ये वाली अमाउंट आपको देना है। तो ये रह गया आपका टैक्स के रूप में आपने पे किया जीएसटी, एक आम पब्लिक, और एक टैक्स इनकम टैक्स के रूप में पे किया है टीसीएस। दो टैक्सेस हमें देने पड़ते हैं जब कार खरीदते हैं। तो ऐसे कई जगह पे खर्च करते हैं, तो बता रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल लिया, यानी आम जनता के जेब से दो टैक्सेस गए। अब सरकार कहती है कि देख भाई, आम जनता हो, पब्लिक हो, जीएसटी जो आपने दिया दुकानदार को वो तो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। जब सब तुम्हें वापस से मिल जाएगा, सरकार कैसे चलेगी? तो ये तो वापस नहीं मिलेगा। लेकिन जो टीसीएस आपने दिया है, ये मैं टीडीएस की तरह वापस कर दूंगा। जैसे टीडीएस क्लेम करते हैं इनकम टैक्स के अमाउंट से या रिफंड आपको मिल जाता है, वैसे टीसीएस के अमाउंट रिफंड आ जाएगा आपके खाते में अगर टैक्स नहीं बनता है तो। लेकिन जीएसटी नहीं आएगा, ठीक? तो अब मैं यहाँ पढ़ने वाला हूँ कि दुकानदार अगर अगर सेल करता है कुछ चीजें, तो जीएसटी के बाद जो बिल पर लगाता है दैट कॉल्ड द टीसीएस,
तो टीसीएस कलेक्शन करके हमारे पास टीसीएस आ जाएगा, तो सरकार को हम कैसे पे करेंगे, कितना चार्ज करते हैं, कौन सा आइटम पे करते हैं, क्या इसका रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, इन्हीं के बारे में पूरी कहानी लेके चलेंगे। ठीक है, तो टीसीएस के बारे में मोटा मोटा बता दिया मैंने कि टीसीएस आपकी जीएसटी के अलावा एक कलेक्शन टैक्स है जो सेलर के द्वारा लगाई जाती है। अब ये सारी कहानी कथा मैंने शीट में कर चुके हैं, तो यहां पर लेके चलते हैं। देखिए, ये शीट नंबर 8 पे आपको मिल जाएगा, पढ़ते हैं, लिखने की खास जरूरत नहीं है। देखते हैं, टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये सेक्शन 206C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये कहा गया है। यानी कि सेक्शन 206C में इनकम टैक्स अधिनियम के 1961 वाला में कहा गया है कि आपको इनकम टैक्स कलेक्शन करना है किसी भी सेलर को उस आइटम के ऊपर जो मार्केट में बेचा जा रहा है। ठीक है, बट आइटम सभी शामिल नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि चावल दाल गेहूं कुछ भी बेच रहे हैं और टीसीएस कलेक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि कुछ ऐसे चीजें हैं, पर्टिकुलर चीजें हैं, उन्हीं के ऊपर टीसीएस की कलेक्शन के बारे में कहा गया है। उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जा करके जैसे टीडीएस का रेट सामने आपको दिखाया था, वैसे ही हम टीसीएस का रेट भी दिखा रहे हैं आपको। करना क्या है, टीसीएस रेट लिख लीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर 25-26, करेंट ईयर देखेंगे, सिंपल सी बात है, और देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए, इसके बाद करंट ईयर का टीडीएस टीसीएस रेट आ रहा है, तो चलिए टीसीएस हमें देखना है, तो नीचे कहीं ना कहीं देख लेते हैं। थोड़ा मोटा मोटा तौर पे इसमें बना रखा है। ठीक है, टीसीएस रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, यहाँ देख लेते हैं। सभी के सेक्शन एक ही है, 206C 206C देख रहे होंगे। किसी में 1F 1G ऐसा लगा रखा है, तो हम सेक्शन के बारे में बात करेंगे, बट 206C कॉमन सेक्शन है सब में। अब आते हैं, बात करते हैं। टीसीएस में ज्यादा कोई आइटम उटम नहीं है या सर्विसेज नहीं है, बहुत लिमिटेड है, देखिए खत्म हो गया। तो एक एक करके थोड़ा पढ़ा देता हूँ। आइए, हालांकि करंट ईयर का है, देख सकते हैं। एल्कोहलिक लीकर, शराब अगर मार्केट में बिक रहा है, तो उसके ऊपर जो सेलर है वो आपकी 1% का टीसीएस लगाता है जीएसटी के बाद। हालांकि जीएसटी लगता नहीं है एल्कोहलिक के ऊपर, बट जो टैक्सेस, जो भी टैक्स लगेंगे उसके बाद 1% एक्स्ट्रा टीसीएस लगाई जाएगी, कलेक्शन की जाएगी। दूसरा, टिम्बर लकड़ी के ऊपर 2% लगाया जाएगा। कुछ दूसरे प्रकार के टिम्बर है, फिर भी 2% लगाएगा। स्क्रैप 1%। पार्किंग लॉट, हाँ, पार्किंग लॉट होंगे, इसके पर 2%, यानी जो पार्किंग करते हैं हम लोग उसके ऊपर 2% टीसर लगाई जाएगी। तेंदू लीव्स यानी कि बीड़ी के पत्ते पे 5% है टीसीएस। मिनरल कोल जो है, मिनरल मिनरल जो होते हैं, खनिज हैं, उसके ऊपर 1% टीसीएस है। बट जो टीसीएस देख रहे होंगे, इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कितना भी अमाउंट को आप सेल करोगे टीसीएस लगाई जाएगी। अब यहाँ तक सिर्फ इतना अमाउंट बात करेंगे, तो प्रैक्टिकल आपको देखने को स्क्रैप वगैरह मिल सकता है। क्योंकि होता है क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कंपनी के अंदर बहुत सारे स्क्रैप निकलते रहते हैं, तो स्क्रैप हम लोग बेचेंगे। स्क्रैप बेचेंगे तो उस पर जीएसटी लगाना पड़ता है, तो जीएसटी के बाद हमें लगाएंगे स्क्रैप पर 1% टीसीएस। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक प्रैक्टिकल स्क्रैप समझ में आ रहा है यहाँ पर कि आपकी जिंदगी में काम हो सकता है यहाँ पर। फिर आगे चल के चलते हैं, कहते हैं कि सेल ऑफ मोटर कार, यदि मोटर कार बेची गई है 10 लाख से ऊपर की मोटर कार, अभी तक लिमिट नहीं था लेकिन अब लिमिट आने लगा, 10 लाख से ऊपर की मोटर कार बेची गई है
तो 1% टीसीएस एक्स्ट्रा लगाया जाएगा, जैसा अभी मैंने बताया आपको जीएसटी के बाद। ऊपर से और भी चीजें हैं, रेमिटेंसेस ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, बाहर से कोई पैसा आ रहा है एजुकेशन के पर्पज से तो वो आ गया। रेमिटेंसेस आउट आउट ऑफ इंडिया, यानी कि आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, लोन वगैरह का अप्लाई कर रहे हो, तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया है, खत्म कर दिया, पहले होगा शायद। अब देखिए रेमिटेंसेस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं ऐसा, तो 5% टीसीएस लगाई जाएगी। सेल ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज, इंडिया से बाहर घूमने के लिए जा रहे हो और टूर ट्रेवल से पैकेज बनवा रहे हो, तो इसके ऊपर 20% टीसीएस है, 10 लाख से ऊपर के ऊपर। फिर सेल ऑफ गुड्स है, यानी कि ये तो है ही, लागू नहीं। तो मतलब मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। टूर ट्रेवल पैकेज बनवाते हैं इंडिया से बाहर जाने के लिए, उससे 20% टीसीएस है, 10 लाख से ऊपर का। और मोटा मोटा जो कार खरीदेंगे तो उसके वो 10 लाख से ऊपर की कार के ऊपर 1% टीसीएस है। बाकी स्क्रैप के ऊपर आपका 1% है, बाकी और भी चीजें हैं। तो सम एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया कि इस तरह से टीसीएस बहुत चीजों के ऊपर नहीं है, काफी लिमिटेड चीजों के ऊपर टीसीएस अप्लाई किया जाता है। और टीसीएस जो अप्लाई की जाती है वो आपके जीएसटी लगने के बाद, यानी कि गुड्स की वैल्यू या सर्विस की वैल्यू प्लस जीएसटी वो मिला दिया जाएगा, दोनों के बाद हम टीसीएस चार्ज करते हैं। ठीक है, तो काफी लिमिटेड आइटम्स देखने को मिला मुझे कि जिसके ऊपर हमें टीसीएस चार्ज करना है। अब आते हैं यहाँ पर कि ठीक है, समझ में आ गया मेरे को कि कौन कौन सा आइटम था जिसके ऊपर टीसीएस हमें करना है। अब कह रहा है कि टीसीएस नुकसान डायरेक्ट नहीं है। बायर क्या करेगा, कोई बात नहीं, इनकम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करे और बायर को बोल दिया कि अपना टीसीएस अकाउंट में ले सकते हो, यानी क्लेम कर सकते हो ऐसा करके। ठीक है, तो ये ले लीजिए। अब यहाँ पर जो टीसीएस आप कलेक्शन करें, दुकानदार ने टीसीएस कलेक्शन किया है 1 महीने में, जैसे टीडीएस जमा करते थे सरकार को देते थे चालान नंबर 281 में, याद होगा, वैसे ही टीसीएस भी चालान नंबर 281 में अगले महीने की 7 तारीख तक आपको सरकार को दे देना है। अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में, ऐसा। वहां हमने पढ़ा था कि मार्च का 30 अप्रैल तक भी जमा करा सकते हैं टीडीएस, बट यहाँ पर टीसीएस मार्च का मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 अप्रैल तक ही जमा हो, यानी इसमें कोई रियायती नहीं दी गई, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया। लेकिन जबकि उसमें एक्स्ट्रा टाइम था, सरकार का कहना है कि भैया तुमने टीसीएस तो जमा करा दिया, जैसे मान लीजिए कार शोरूम के अंदर ऐसे 40 कार बिके हैं 1 महीने के अंदर अंदर, आपने 40 कारों का टीसीएस जो भी कलेक्शन हुआ होगा आपने दे दिया मेरे को, ठीक है। बट 40 कार कौन कौन खरीदा, लोगों ने, मुझे बताओ। तो उनकी डेटा डालना डालना पड़ा, डिटेल्स, उसको बोलते हैं रिटर्न फाइलिंग करना। तो टीसीएस की रिटर्न फाइलिंग भी करनी पड़ेगी, जो कि हर 3-3 महीना में करना होगा। ऐसे टीडीएस में करते थे। टीडीएस में याद होगा हर क्वार्टर खत्म होने के 1 महीने का टाइम मिलता था, यहाँ पर 1 महीना नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा 15 दिन। यानी क्वार्टर 1 खत्म होगा जून में तो 15 जुलाई, क्वार्टर 2 खत्म होगा सितंबर में 15 अक्टूबर, थर्ड खत्म होगा सितंबर में, सॉरी दिसंबर में 15 जनवरी, और क्वार्टर नंबर 4 खत्म हुए आपकी मार्च में, तो वो जाएंगे 15 मई तक। यानी इसमें 1 महीने का वक्त ज्यादा मिल रहा है, बट यहाँ पर टीडी जमा कराने में कोई एक्स्ट्रा वक्त नहीं है, रिटर्न फाइलिंग में 1 महीना ज्यादा मिलता है। तो ये सब थ्योरी थ्योरी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब दिक्कत क्या आएगी आपके साथ, आप लोगों के साथ, कि खिचड़ी पक जाएगा दोनों टीडीएस और टीसीएस में। रिटर्न का टाइम उसमें कितना था, इसमें कितना है, क्या डाइट, क्या ऐसा चलेगा। फॉर्म का नंबर भी बदल जाएंगे, उसमें था 24Q 26Q, इसमें 27EQ फॉर्म आता है। लास्ट वाला में टाइम ज्यादा था या नहीं था, ये सब कंफ्यूजन रहेगा, तो इसीलिए कंट्रोल करके चलिएगा। टीडीएस का रेट, टीसीएस का रेट, अब पूछते दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लेके चल रहे हैं। कल हम इनके आगे थोड़ा बात कर लेंगे कि एक एंट्री करके देख लेंगे कि टीसीएस की एंट्री अगर करना चाहे कंपनी के अंदर तो हम क्या करेंगे, यानी मंडे। ठीक है, चल आज